Hello students, welcome to my YouTube channel Jennifer Gar Gyan Help. Myself Miss Priya and I am here with my class 8 video. The subject is science and the chapter is force and pressure. Force matlab bal, pressure matlab dabav. So in this whole video we are going to discuss about what is force, effects of forces, types of forces, pressure exerted by liquid, gases, atmospheric pressure. So somehow this video is going to be very interesting. So please watch this video from first to the last point, okay? So one more thing, those who are watching my video for the first time, please make sure to subscribe my channel and don't forget to like my videos. So force होता क्या है? बहुत से लोग कहते होंगे force अरे कुछ भी हो जाता होगा force कुछ भी हो नहीं. Force in a simple language, a push or a pull is known as force. मतलब किसी को पुश करना या पुल करना, धक्का देना या खींचना, that is known as force. फोर्स को सिंपल लैंग्वेज में हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं. एक सिंपल सी डेफिनेशन है दैट एनीथिंग विच इज पुश और पुल इज नोन एज फोर्स. तो चलिए इसे कुछ एग्जांपल्स के संग समझते हैं कि ये पुश और ये पुल है क्या. जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक गोलकीपर है. वो गोलकीपर क्या कर रहा है? बॉल को रोक रहा है गोल होने से. फुटबॉल बॉल को क्या कर रहा है? रोक रहा है ताकि गोल ना हो सके. तो बॉल जो है वो तो फोर्स में आ रही है, तो गोलकीपर ने क्या किया है? उस बॉल को रोका है गोल होने से. सेकंड में देख रहे हैं हम कि एक हॉकी प्लेयर है और हॉकी प्लेयर क्या कर रहा है? फ्लिक कर रहा है बॉल को, मूव कर रहा है फ्रॉम वन टू अनदर पोजीशन. और क्या हो रहा है? वो बॉल रेस्टिंग में है, पर जब वो हिट कर रहा है तो क्या हो रही है? बॉल अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है. तो ये भी एक तरह का फोर्स है. एक फील्डर है क्रिकेट ग्राउंड में, वो क्या कर रहा है? बॉल को रोक रहा है. तो जैसे मतलब बॉल जो है वो रेस्टिंग पोजीशन क्या है? मूविंग स्टेट पर आ गई है. वो बॉल चलते हुए क्या हो रही है? मूव करते हुए आ रही है और उसको जो फील्डर उसने क्या किया? उसको अपने हाथों से रोक लिया. तो इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स. सो इन अ सिंपल लैंग्वेज, in which a force has been applied, whether it is a ball when it is pushed, flicked, kicked or thrown, it shows force. In a simple definition we can conclude that a force is a physical cause that changes or tends to change the state of rest or of motion of an object. क्या कहा जा रहा है कि जो फोर्स है ये एक तरह का फिजिकल कॉज है कि कोई भी बल बिना हाथ लगाए, बिना क्या कहते हैं कम्युनिकेट किए, इंटरेक्ट किए बिना फोर्स अप्लाइड नहीं हो सकता है. सो फोर्स इज़ अ फिजिकल कॉज. ये एक फिजिकल कॉज है, शारीरिक कारण है जिसकी वजह से कोई भी वस्तु, कोई भी सामान जो अपने रेस्टिंग पोजीशन में है, अगर हम उसमें फोर्स अप्लाइड करेंगे, फिजिकल कॉज अप्लाइड करेंगे तो वो अपने मोशन को चेंज करेंगे, अपने डायरेक्शन को चेंज करेंगे. ओके चलिए कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जिन्हें हम देख लेते हैं. पुश और पुल जो कहीं ना कहीं फोर्स को टोटली डिफाइन कर देते हैं. फोर्सेस आर ड्यू टू इंटरेक्शंस. जो बल है वो किन के कारणों से होता है? इंटरेक्शन की वजह से. इफ देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स देन इट कुड हैपन टू बी अ फोर्स. क्या कह रहा है कि जब इंटरेक्शन होता है तभी फोर्स अप्लाइड होने पे ही तब क्या होता है? वो चीज़ मूव करती है. तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इन दो पिक्चर्स में पहले हम देखते हैं, इन दो पिक्चर्स को हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे एक कार है. जाहिर सी बात है कि ड्राइवर बैठा है बट कार चल नहीं रही है, मतलब कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कार बंद पड़ गई है. और यहाँ पे येलो टी शर्ट पहने हुए एक मैन खड़ा हुआ है. तो क्या अभी तक इसने कार को टच किया? नहीं किया. जब कार को टच नहीं किया तो कार जो अपने रेस्टिंग पोजिशन पे है, ना वो आगे जाएगी ना वो पीछे जाएगी, वो एज इट इज़ पड़ी रहेगी. ठीक है ना. तो अभी तक यहाँ पे फोर्स अप्लाइड नहीं हुआ. बट हमने अपने सेकंड पिक्चर में क्या देखा कि जो येलो टी शर्ट वाला मैन है, जब इसने कार पे फोर्स अप्लाई किया तो क्या हुआ? कार जो है वो अपने डायरेक्शन से मूव करके, कैसे पता चला कि यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, अब यहाँ पे देखिए कितना कम डिस्टेंस रह गया. तो क्या हुआ? यहाँ पे फोर्स अप्लाइड हुआ. फोर्स अप्लाइड हुआ किस पे हुआ? बाय द मैन. ऑन वॉट? ऑन द कार. वेयर? ऑन द कार. तो कार पे जब फोर्स अप्लाइड हुआ तो क्या हुआ? कार जो है वो अपने इनिशियल अपने रेस्टिंग पोजीशन से मूविंग पोजीशन में आ गई. सो वी कैन से दैट व्हाट? इंटरेक्शंस हैपन. फोर्स आर ड्यू टू इंटरेक्शन. कि फोर्स तभी टेक प्लेस करता है जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन हो. व्हेन वी इंटरेक्ट विद द अदर ऑब्जेक्ट देन ओनली वी कैन अप्लाई द फोर्स.
तो फोर्स की वजह से चेंजेस क्या क्या आते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ है जिन्हें हम डिस्कस करते हैं। पर इससे पहले एक छोटा सा पॉइंट है जिसे हम देख लेते हैं। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि दो लड़कियाँ गेम खेल रही हैं और बहुत सारी हो रही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक पर्सन है जो क्या कहते हैं कि ऑक्स को खींचने की कोशिश कर रहा है, बुल को खींचने की कोशिश कर रहा है। तो एक पुल हो रहा है, एक पुश हो रहा है, एक अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी फोर्स अप्लाइड हो रहा है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं फोर्स की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एनीथिंग इन विच वी अप्लाइड फोर्स, तो क्या होते हैं, फोर्सेस अपील होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, फोर्स की वजह से स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, इट्स शेप एंड साइज, बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे फेरबदल आते हैं, ठीक है ना। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स, तो स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स जो होता है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स को हम किससे शो करते हैं, मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। क्या वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड से होता है। एंड अ फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या है मैंने बोला, अ फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसे हम अभी अपने इस वाले एग्जाम्पल में बताएंगे कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे एग्जिस्ट करता है। ओके, एक सिंपल सा क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन पेपर्स में नॉर्मली पूछा जाता है वो ये है कि SI यूनिट क्या होती है फोर्स की। तो SI यूनिट क्या होती है फोर्स की, न्यूटन, दैट इज एन। फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूटन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। सो 1 न्यूटन इज द फोर्स विच कैन मेक एन ऑब्जेक्ट 1 किलोग्राम मास टू मूव एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। क्या कह रहा है कि वो जो न्यूटन होता है उसमें क्या होता है, 1 न्यूटन फोर्स में क्या होता है कि वो 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट को 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करा सकता है। सो जब भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स, द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। एंड न्यूटन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल N से रिप्रेजेंट, एब्रीवेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात क्यों कहा मैंने। तो हम जब पहली पिक्चर में देख रहे हैं तो हमने ये देखा है कि दो लोग मिलके एक वुडन ऑब्जेक्ट या एक ऑब्जेक्ट पे प्रेशर कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, सॉरी। तो फोर्स कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये जो ऑब्जेक्ट है ये फॉरवर्ड मूव करेगा। ओके, मीन्स व्हेन टू फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन अ सेम डायरेक्शन द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम इट्स रेस्टिंग पोजिशन। कि क्या हुआ, जब F1 प्लस F2 एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो जाहिर सी बात है जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स जो है वो एक डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन। पर जब हम दूसरा पिक्चर देखें तो उसमें क्या हो रहा है, दो फ्रेंड्स अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट फोर्स को अप्लाइड कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। जब दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है तो रिजल्टेंट फोर्स हमारा 0 आएगा ना, जो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा। बट अगर यहीं पे इसकी जगह हम खली को खड़ा कर देते, जो हमारे चैंपियन है कहीं ना कहीं बहुत बॉडी मास के संग हैं, खली का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो अगर हम खली को यहाँ पे खड़ा कर देते और उनसे कहते कि आप फोर्स अप्लाइड करिए, तो क्या ये ऑब्जेक्ट इनकी तरफ जाता कि इनके अगेंस्ट जाता, जाहिर सी बात इनके अगेंस्ट जाता, कि मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में कर लेते, क्योंकि ये व्यक्ति तो बहुत थिन हो जाता, खली नो डाउट इनकी मास ज़्यादा पड़ जाती, तो फोर्स किस में जाता, फोर्स इनके फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता, जो खली का सामने वाला पोर्शन पड़ता। तो इससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि पहला कि जब दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड करते हैं तो रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो मूव करता है। पर जब दो फोर्स सेम क्वांटिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड करते हैं तो चेंजेस नहीं आते हैं, ऑब्जेक्ट रेस्टिंग पोजीशन में हो जाता है। बट जब दो फोर्सेस में एक फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग है दूसरे फोर्स से कंपेयर टू दी, तो जैसे पता है जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होगा वो आगे जल्दी फॉरवर्ड करेगा ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ थी जिनसे ये रिप्रेजेंट होता है कि जो फोर्स है
वो क्या होता है, इट इज़ चेंज इट्स पोजिशन विद द हेल्प ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन। कि फोर्स जो होता है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बेसिस पे ही डिपेंड होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बेसिस पे ही वर्क करता है। और इसकी वजह से जो हमें रिजल्टेंट फोर्स मिलता है, उसको जो हमारा जो फाइनल नेट फोर्स मिलता है उसे हम कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। ये गेम आपने तो देखा ही होगा, नॉर्मली आपने खेला भी होगा, जिसे हम कहते हैं टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर में क्या होता है, एक रोप ले ली जाती है और दो पार्टीज को खड़ा कर दिया जाता है, डैट इज पार्टी ए एंड पार्टी बी। ठीक है ना, दो पार्टीज होती हैं और आपस में ये क्या करते हैं, रोप पुलिंग करते हैं, ये अपने डायरेक्शन में खींचते हैं, ये अपने डायरेक्शन में खींचते हैं। इनका मेन मोटो ये होता है कि ये जो क्रॉसिंग लाइन है, तो जो इसे क्रॉस कर गया, अगर ये यहाँ पे क्रॉस कर गए तो मतलब ये टीम विन हो गई, और अगर ये यहाँ पे क्रॉस कर गए तो मतलब ये टीम विन हो गई। तो जिसके पास स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा। ऑल्दो ये भी अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं, पर इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ, इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड। तो जिस स्ट्रेंथ से वो ज़्यादा खींचेंगे, पुल करेंगे रोप को, तो वो टीम क्या हो जाएगी, विन हो जाएगी। इनकेस अगर इन्होंने खींच लिया तो मतलब बॉयज़ की टीम विन कर गई, जो ये इधर साइड की जो टीम है, जो राइट हैंड साइड की टीम है, वो क्या हो गई, वो जीत गई। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो जाता है, ये भी एक फोर्स को शो कर रहे हैं कि ये भी इस तरह का एक फोर्स होता है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं। फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर। जब एक ही डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाइड करते हैं तो एक फोर्स दूसरे फोर्स से जुड़ जाता है। बट इफ टू फोर्सेस एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, बट दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं तो नेट फोर्स क्या हो जाता है, डिफरेंस कर देता है दोनों के बीच में, दैट इज F2 माइनस F1 हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो फोर्स है वो यूजली एक्सप्रेस किया जाता है मैग्नीट्यूड में, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में आपका फोर्स रिप्रेजेंट होता है। और इससे पहले हमने इसकी SI यूनिट को डिस्कस ही कर लिया है, तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट कॉजेज डिफरेंट चेंजेस इन अ फोर्स, कि फोर्स में किस किस तरह के चेंजेस आते हैं और किस किस तरह के चेंजेस ला सकता है फोर्स। इन शॉर्ट वी कैन से व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस की इफेक्ट्स क्या होते हैं। द फर्स्ट वन इज अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, कि जो बल है ये किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को, स्टेट ऑफ मोशन को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। मीन्स अगर कोई कार एज इट इज़ खड़ी है, वो खड़ी ही रहेगी, पर अगर किसी ने धक्का दिया तो वो थोड़ी सी हिले, पर वो हिलेगी ज़रूर। मीन्स उसने एक जो ऑब्जेक्ट एज इट इज़ था, जब हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया तो वो क्या हो गई, वो आगे तरफ मूव कर गई। तो मतलब यहाँ पे स्टेट ऑफ मोशन में हमें चेंजेस देखने को मिले। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हुआ, मोशन जो है चेंज हुआ। ठीक है, और भी कुछ अगर एग्जांपल्स को हम रिलाई करते हैं, देखते हैं, रिकॉल करते हैं, तो वाइल टेकिंग अ पेनाल्टी किक इन फुटबॉल द प्लेयर अप्लाइज अ फोर्स ऑन द बॉल, कि जब पेनाल्टी कॉर्नर मिलता है, पेनाल्टी किक की जाती है फुटबॉल में, तो क्या होता है, जो प्लेयर होता है वो एक फोर्स अप्लाई करता है बॉल के ऊपर, और जब वो हिट करता है तो बॉल जो रेस्टिंग पे थी, जो बॉल आपकी रेस्टिंग पे थी, वो क्या हो गई, वो मूव कर जाती है, या तो वो गोल में चली जाती है या तो उसका नहीं जाती है। सो क्या थी, जब वो रेस्ट पे थी, जब ये बॉल रेस्ट पे थी तो ये क्या हो गया, इसकी स्पीड कितनी थी, 0 थी। ठीक है ना, द अप्लाइड फोर्स मेक्स द बॉल मूव, तो ये जो अप्लाइड फोर्स था इसने क्या किया, बॉल को मूव कराने में हेल्प किया। सपोज द गोल कीपर डाइव्स और जंप्स अप टू द सेव द गोल, बाय हिज एक्शन द गोल कीपर ट्राइज टू अप्लाई फोर्स ऑन द मूविंग बॉल। इनकेस यहाँ पे तो पेनाल्टी कॉर्नर जब उन्हें मिला, पेनाल्टी किक उन्होंने कर दिया, पर जो गोल कीपर था जिससे गोल होने से बचाना, वो क्या करेगा, वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा बॉल को रोकने के लिए, और इसकी वजह से क्या, उसने एक फोर्स अप्लाई करेगा वो बॉल के ऊपर कि ये बॉल जो है वो रुक जाए, और ये जो बॉल अप्लाई जो बॉल पे वो फोर्स अप्लाई करेगा, इससे बॉल जो होगी वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। सो द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल, सेविंग अ गोल बीइंग स्कोर, तो वो एक गोल होने से उस गोल को बचा लेगा, उस बॉल को बचा लेगा। तो यस, इन अ सिंपल लैंग्वेज वी कैन से a force can change the state of motion. Okay. तो यहाँ पे भी दिखाया जा रहा है कि क्या है, कि जैसे टायर वाला गेम तो बहुत से लोगों ने खेला होगा, मैंने भी पक्का खेला, डैम श्योर कि आपने भी बचपन में ज़रूर खेला होगा, कि जो टायर जो ख़राब हो जाते थे उनको डंडे से करके चलाते थे, कभी कभी वो गिर भी जाता था। तो टायर एज इट इज अपनी पोजिशन रेस्टिंग पोजिशन में होता है, पर जब हम उसको हिट करते हैं स्टिक से तो वो क्या होते हैं, अपने आगे वाले डायरेक्शन में फॉरवर्ड मूव ऑन करते हैं। तो ये भी एक तरह का फोर्स अप्लाइड है, और कहीं ना कहीं यस, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, वो फोर्स मूव कराता है। नाउ
द नेक्स्ट इफेक्ट इज फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि फोर्स क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज करता है, ठीक है ना। वो कैसे करता है, तो एक सबसे सिंपल जो हम किचन हैक कह सकते हैं, आपने देखा होगा कि किचन में जब मम्मा आटा गूंथ के रखती हैं तो आटे से जो लोई काटते हैं तो क्या होता है, वो लोई छोटी छोटी होती हैं, ठीक है ना। फिर हम इसे क्या करते हैं, हम उसे स्लैब पर रख के जब उस रोटी को हम बनाते हैं और जब हम इसको क्या करते हैं, बेलन से बेलते हैं, तो वो रोटी क्या होती है, सर्कुलर शेप में चेंज हो जाती है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, शेप यहाँ पे चेंज हुआ। जब यहाँ पे क्या हुआ, फोर्स अप्लाइड हुआ, तो शेप रोटी का जो है वो रोटी गोल बनकर उसने अपने आकार को चेंज कर दिया। सो वी कैन इजली से दैट अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट शेप, कि जब फोर्स अप्लाइड होगा किसी ऑब्जेक्ट पे तो शेप हमारा चेंज होगा ही होगा। तो वो क्या होगा, इस आपकी स्टेट ऑफ मोशन के संग संग क्या हो गया, पहले तो मोशन की हमने डिस्कस किया था पहले, फिर दूसरे इफेक्ट में क्या डिस्कस किया हमने, ये जाना कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो फोर्स अप्लाइड होने पे क्या करता है, अपने शेप को भी चेंज करता है, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फिर इसके बाद कुछ यहाँ पे शॉर्ट में कह दिया गया कि फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट में चेंज इट शेप। तो कुछ एक्टिविटीज से हमने यही कंक्लूड किया है, इट में मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, कि एक फोर्स जो होता है वो ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है, एक पोजीशन से उसके रेस्टिंग पोजीशन से उसको मूविंग पोजीशन में ला सकता है। सेकेंड, इट में चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज़ मूविंग, और प्लस क्या होता है कि वो स्पीड को भी चेंज कर देगा। स्पीड को कैसे चेंज करेगा, जैसे हमने एक बॉल यहाँ पे हल्की सी फोर्स पे चला दिया तो ये बॉल चल रही है, बट क्या हुआ, इसी बॉल को अगर हमने बीच में एक बार फिर से थोड़ा सा हिट कर दिया तो वो बॉल और तेज़ी से चलने लगेगी। तो जब ये यहाँ से चल रहे थे तो यहाँ पे आते थे थोड़ी सी स्लो हुई थी, पर जब हमने इसको दोबारा धक्का यहाँ पे दिया तो वो क्या हो गई, और इसकी स्पीड बढ़ गई। तो यस, इट में चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज़ मूविंग। थर्ड है, इट में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो वो क्या है, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि ये डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। वो कैसे कर सकती है, कि जैसे ये बॉल मूव हो रही है, जब तक हमने अभी तो यहाँ से हमने बैक से उसको हिट किया था, अगर हम अब उसको यहाँ से हिट करेंगे तो ये बॉल इधर जाने के बजाय किधर मूव हो जाएगी, इधर मूव हो जाएगी। तो यस, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसके बाद क्या है, इट में ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट का शेप चेंज होता है, जो कि ऑलरेडी हमने देख लिया कि क्या होता है कि जब हम एक आटे की लोई को पटे पर रखें, जब हम उसे बेलते हैं तो उससे एक पूरी पूरी गोल रोटी बन जाती है। तो यस, वो अपने शेप को भी चेंज कर देते हैं। इट में कॉज सम और ऑल ऑफ दिस इफेक्ट्स। तो क्या होता है कि ये या तो सारे इफेक्ट्स एक संग शो करेंगे या फिर इनमें से 2 या 3 एक संग करेंगे। तो आई होप कि इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस आपको क्लियर हो गए हैं। ओके, तरह तरह के एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। नाउ द टाइप्स ऑफ फोर्सेस। नाउ टाइप्स ऑफ फोर्सेस, तो बेसिकली फोर्स को 2 तरह के फोर्सेस में डिवाइड किया गया है। फोर्स 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कांटेक्ट, दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट, ठीक है ना। 2 तरह के फोर्स एग्जिस्ट होते हैं, एक होता है कांटेक्ट, एक होता है नॉन कांटेक्ट। कांटेक्ट फोर्सेस जो होते हैं वो द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय अनदर ऑब्जेक्ट विच इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जब एक दूसरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं 2 ऑब्जेक्ट तो वो क्या हो जाते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं जब हम फोर्स अप्लाइड करते हैं। बट व्हाट अबाउट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर द फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय अनदर ऑब्जेक्ट विदाउट कमिंग इन कॉन्टैक्ट, जो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में तो नहीं आते पर फिर भी क्या होते हैं, ये फोर्स को क्या करते हैं, अप्लाई ज़रूर करते हैं। 2 चीज़ें हैं, वो कॉन्टैक्ट में नहीं आ रही पर क्या करिए फिर भी ये फोर्स अप्लाइड करते हैं, उसे हम कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ओके, तो ये जो 2 फोर्सेस हैं हमारे नॉन कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ये फर्दर इन्हें क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। फर्दरली डिवाइड करने पे क्या हुआ है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा फ्रिक्शनल और दूसरा होता है हमारा मस्कुलर, ठीक है ना। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस तो ये हमारे 3 तरह के हो जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल। तो चलिए 1 बाय 1 पढ़ते हैं और देखते हैं ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो हैं वो किस तरीके के होते हैं। सो कॉन्टैक्ट फोर्सेस में पहला हमारा है मस्कुलर फोर्स। द फोर्स विच इज ओरिजिनेटेड विद द हेल्प ऑफ द मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स, ये भी कहा जा सकता है। और द फोर्स विच इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी,
द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। वो फोर्स जो रिजल्ट आता है जिसमें जब हमारी मसल्स के द्वारा जब फोर्स लगता है या एक्शन होता है हमारे मसल्स में, तो हम उसे कह देते हैं मस्कुलर फोर्स। आपने कई बार सड़कों पे देखा होगा कि जानवर जो होते हैं, जैसे आपकी घोड़ा हो गया, कभी गधा को हमने देखा है कि वो बग्घी खींचते हुए लेके जा रहे हैं या फिर सामान लाद के लेके जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है वहाँ पे उनकी मसल्स का यूज़ हो रहा है ना, उनके पैर पे वो चल रहे हैं, कंधे पर उन्होंने अपने सामान ले रखा है, अपने पीठ पे, तो क्या हो रहा है, ये चल रहे हैं, तो ये क्या है, मस्कुलर फोर्स तो है। विद द हेल्प ऑफ मसल्स, अगर आप ही कोई सामान लिफ्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपकी मसल्स में एक्शंस हो रहे हैं, और एक्शन हो रहा है तो आपका मस्कुलर फोर्स लग रहा है, मस्कुलर फोर्स आप अप्लाइड कर रहे हैं, तो हम उसे क्या कह देते हैं, मस्कुलर फोर्स कह देते हैं। सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट फोर्स। पर मस्कुलर फोर्स कब हो सकता है, जब वो कॉन्टैक्ट में हो, तो जब तक आप किसी चीज़ को टच नहीं करेंगे, जब तक आप किसी चीज़ को उठाएंगे नहीं, तो आपकी मसल्स में एक्शन नहीं होगा, और जब मसल्स में एक्शन नहीं होगा तो मतलब वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा, और जब एक्शन होगा तो मतलब आप कॉन्टैक्ट फोर्स में, तो हम उसे क्या कह देंगे, मस्कुलर फोर्स कह देंगे। नाउ द सेकंड वन इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, The force which always opposes the motion of one body over another body is called frictional force। कि क्या होता है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपोज करती है ना, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के मोशन को क्या करती है, अपोज करती है, तो हम उसे कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है ना, इसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। क्या होते हैं, द फोर्स रिस्पॉन्स फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ऑल दिस इज नोन एज फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के अगर हम एग्जांपल्स देखें तो क्या हो जाता है, फॉर एग्जांपल कि हम पहले बाइसिकल चला रहे हैं, ठीक है ना, हम बाइसिकल चलाते चलाते आ रहे हैं, ठीक है, ये बाइसिकल चल रही है, ये बाइसिकल चलाते चलाते हम आ रहे हैं, तो ये भी चल रही है, पर जब हम इस पर ब्रेक लगाएंगे तो उसकी स्पीड पहले धीमे धीमे होगा, फिर वो स्टॉप हो जाएगी, एक पोजीशन पे आके वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो ये क्या हो जाता है, इट इज़ नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। हमने कार चलाया या स्कूटर को, वो रेस्टिंग पोजीशन पे तो एज इट इज़ पड़ी थी, हमने उसके इंजन को स्विच ऑन कर दिया, और जब हम उसको बंद करें तो वो सडनली नहीं बंद होती, वो धीमे 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 आवाज़ उसकी डाउन होगी और फिर वो स्टॉप हो जाएगी। सो द फोर्सेस विच अपोजेस द मोशन ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट फोर्स इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन से फोर्सेस होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं। तो पहला फोर्स हमारा मैग्नेटिक फोर्स, जैसा कि नाम से डिफर कर सकते हैं। मैग्नेटिक फोर्स वो फोर्स होते हैं व्हेन वी ब्रिंग अ मैग्नेट नियर आयरन पिन्स और क्लिप्स। की क्या होता है, जब हम, ये मैग्नेट है आपका, ये मैग्नेट बार है, ठीक, और इसमें हमने नीचे क्या कर लिया, आयरन पिन्स रखे हुए ढेर सारे, जब ये आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जब ये अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे क्या हुआ, फोर्सेस अप्लाइड हुए, पर क्या ये फोर्सेस एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में, क्या इन्होंने एक दूसरे को टच किया, नहीं, जब ये फोर्स अप्लाइड हुआ तो ये क्या हो गया, ये जाके यहाँ पे स्टिक हो गए, तो इसे हम क्या कह देते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कह देते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स बेसिकली क्या होता है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, द फोर्स exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force। क्या होता है कि जब एक फोर्स अप्लाइड किया जाता है चार्ज बॉडी के थ्रू किसी अनचार्ज या चार्ज बॉडी पे, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका एक बहुत कॉमन सा एक्सपेरिमेंट है, आप चाहे तो घर पे भी कर सकते हैं, कि आपने क्या करना है कि पहले आपको एक कोम लेना है और उस कंघी को लेके अपने बाल में 2-3 बार मतलब फेर लेना है, चला लेना है, और उसके बाद आपको कुछ पेपर्स टुकड़े के काटने हैं या तोड़ने हैं, फाड़ने और रख देने हैं। तो आप कुछ टाइम बाद देखेंगे जब आप उस कॉम को उस पेपर पीस के पास लेके जाएंगे तो वो जो है पेपर्स जो है वो क्या होंगे, कॉम पे चिपक जाएंगे। तो जब पेपर चिपक जाएंगे आपके, तो वो क्या शो कर रहा है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि क्या हुआ कि आपका ये कॉम है, ठीक है ना, कॉम क्या हुआ, ये पीस ऑफ पेपर जो है ये इसमें अट्रैक्ट हो गए। तो जब हमने कॉम को बालों में किया था तो ये तो नेगेटिव चार्ज था, तो ये क्या हो गया, इसने पॉजिटिव चार्ज गेन कर लिया था, क्योंकि ये अपने पोजीशन से हिल गया, तो इसमें क्या हो गया, चार्जेस उसने गेन कर लिया। पर ये जो पेपर थे नेगेटिव थे, और चार्जेस क्या होता है, हमेशा अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जब इन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया ये। ठीक है, इसके बाद है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स ग्रेविटी, एनीथिंग विच इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटी इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण जो होता है उसके द्वारा जो भी चीज़ें पृथ्वी की तरफ खींची रहती हैं, अट्रैक्टेड रहती हैं, उससे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। द अर्थ पुल्स देम डाउन, लाइक अगर हम कोई एप्पल या कोई भी चीज़ को ऊपर की तरफ देखते हैं तो वो ऊपर ही तो नहीं लटकी रह जाती हैं, वो क्या होती है, नीचे फॉल डाउन हो जाती हैं। तो ये क्या है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। हम बैठ सकते हैं, हम खड़े हो सकते हैं अपनी पोजीशन पे, हम घूम फिर मतलब हम उड़ नहीं रहे, मीन्स वी आर अट्रैक्टेड बाय द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ।
दिस फोर्सेस इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये तो क्लियर हो गया। तो चलिए अब नए टॉपिक को पढ़ते हैं और ये टॉपिक है प्रेशर। प्रेशर मतलब दबाव या दाब। When a body is placed on a surface, the body exerts a force equal to its weight on the surface। समझ आएगी कोई ये टेबल है, ठीक है ना, ये एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर एक बच्चा बैठा है। तो ये जब बच्चा बैठा है इसने क्या किया है, एक बॉडी को हमने क्या किया, एक सरफेस के ऊपर बैठा दिया है। तो ये बॉडी अपने वेट के हिसाब से ही तो इस पर प्रेशर डालेगी। जैसे कि आप घर पे देखते होंगे, अगर कोई सोफ़ा है, अगर कोई बहुत हेल्दी पर्सन अगर वहाँ पे बैठा है तो वो थोड़ा ज़्यादा प्रेशर देता है। कोई हल्का व्यक्ति जो कम वेट का पर्सन अगर वो बैठा है तो वहाँ पे कम प्रेशर होता है। तो क्या होता है, ये जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है, तो कितना फोर्स वो अप्लाइड कर रहा है उसे हम कहते हैं प्रेशर। The force acting normally on the surface in contact is called thrust. The thrust acting normally upon a unit area on a surface is called pressure. तो जिस यूनिट एरिया पे, ठीक है ना, जिस भी यूनिट एरिया पे ये फोर्स अप्लाइड हो रहा है, इस सरफेस पर अप्लाइड हो रहा है, इसे हम कहते हैं प्रेशर। तो प्रेशर का नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो पहले इसकी एसआई यूनिट देख लिया जाता है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर की क्या होती है, पास्कल, एब्रीवेटेड एज पीए। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज PA, Pascal. As force is measured in Newton and area in meter square, bigger unit of pressure is किलो पास्कल हो जाता है। तो बेसिकली जो ऐसा यूनिट हम प्रेशर की कहते हैं वो क्या है, पास्कल होती है। क्या होता है, क्या होता है, पास्कल होता है, जिसको हम PA से रिप्रेजेंट करते हैं। और प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो जिस एरिया पे वो वर्क कर रहा है, जिस एरिया पे है, तो जैसे हमने कैमल को देखा, तो कैमल जो है वो रेगिस्तान पे बहुत आराम से चल लेता है, बट कहीं ना कहीं हमारे लिए पॉसिबली इतना फ्रूटफुल नहीं होता कि हम बहुत ईजिली चल सके। क्यों नहीं चल पाते हम, क्योंकि जब एक कैमल चलता है तो कैमल का सरफेस एरिया क्या होता है, पैर का थोड़ा छोटा होता है, और जब वो रेगिस्तान पे पैर रखता है तो उसमें धंसने की वजह क्या होता है, वो ईजिली चल पाता है। तो कहीं ना कहीं जितने एरिया में उसका पैर है वो क्या हो जाएगा, वो सरफेस इतनी यूनिट एरिया को वो कवर कर रहा है, और वो जितना अपने बॉडी का वेट है उतना वो प्रेशर उस एरिया पे डालेगा, तो वो क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। ओके, कई तरह के फैक्टर्स हैं जिन पे प्रेशर डिपेंड होता है। तो फैक्टर्स की हम जब बात करते हैं तो जो आपका प्रेशर है वो दो एरियाज पे डिपेंड होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक दूसरा होता है आपका एरिया। मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है आपका एरिया ऑफ सरफेस या मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। एक हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और एक हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। तो इन दो चीज़ों पे आपका प्रेशर जो होता है वो डिपेंड करता है। कई तरह के एग्जांपल्स होते हैं प्रेशर के, जैसे कैटरपिलर व्हील्स ऑफ टैंक्स हो जाता है, हाई बिल्डिंग्स ऑन द वाइड फाउंडेशन की, छोटे छोटे फाउंडेशन पे क्या होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी जाती। क्यों, क्योंकि वो एक यूनिट एरिया पे प्रेशर डालते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स। चलिए अब देखते हैं कि हाउ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड द गैसेस। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो जब हम देख रहे हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, तो हमने यहाँ पे एक बॉटल देखी, तो ये क्या कर रहा है कि इसमें 3 होल कर दिए गए, और इन 3 होल को एक संग जब खोला गया तो लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर द सेम डेप्थ। कि क्या कह रहा है यहाँ पे कि ये जो प्रेशर रिलीज हो रहा है ये सब की सब जगहों पे एक संग रिलीज हो रहा है, ठीक है। बट अगर हम यहीं पे 3 होल कर देते और इन होल्स को हम बंद कर देते, ठीक, और इन 3 होल को हम अगर एक संग खोलते तो क्या होता है, इसका वाटरफॉल यहाँ होता है, इसका इससे थोड़ा आगे होता है और इसका सबसे आगे होता है। तो ये क्या शो करता है कि ये शो करता है दैट प्रेशर एक्सर्टेड और लिक्विड इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग डेप्थ। कि जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होती है वैसे वैसे प्रेशर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इन दिस वे वी कैन कंक्लूड दैट प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ। कि डेप्थ अगर डिफरेंट होगी तो प्रेशर जो होगा लिक्विड का वो भी अलग होगा, पर अगर डेप्थ अगर सेम होगी तो प्रेशर जो होगा लिक्विड का वो भी क्या होगा, सेम। तो अगर डेप्थ गलत है, मतलब डेप्थ अगर डिफरेंट है तो प्रेशर डिफरेंट है, डेप्थ अगर सेम है तो प्रेशर भी सेम है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। वी ऑलरेडी नो दैट द एनवलप ऑफ एयर दैट्स अराउंड अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमें पता है कि हवा का जो एनवलप होता है, जो हमारी सारी की सारी पृथ्वी को आपस में घेरता है, चारों तरफ से सराउंड करता है, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। और इस एटमॉस्फेरिक को एयर को हम क्या कह देते हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर, उस हवा के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। ठीक है ना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया, द प्रेशर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कहीं ना कहीं जो कई तरह के फैक्टर्स है जिसमें हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, डिपेंड करता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जो फैक्टर्स है वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो बेसिकली द फैक्टर्स अफेक्टिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर एल्टीट्यूड, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। इन 3 चीज़ों पर हमारा प्रेशर क्या होता है, डिपेंड करता है। एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारा होता है वो सी लेवल पे मैक्सिमम होता है। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि जब हम हवा को देखते हैं तो जब हमारे एटमॉस्फेयर में हवा चारों तरफ प्रेजेंट है, पर अप टू अ हाइट, ये नहीं कि पूरे सराउंड को करता है, कुछ किलोमीटर्स पे हमारा प्रेशर क्या होता है, वो सराउंड करता है। ठीक है ना। तो एक टाइम आने पे क्या होता है कि एल्टीट्यूड जैसे जैसे ऊंचाइयाँ बढ़ेंगी वैसे वैसे प्रेशर क्या होता है, कम होने लगता है, क्योंकि हवा वहाँ पे धीमे धीमे कम होने लगती है। इसी वजह से प्रेशर भी क्या होता है, जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा, हाइट इंक्रीज होगी, प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। सेकेंड चीज़ है टेम्परेचर। जाहिर सी बात है कि जब हीट ज़्यादा होगी तो एयर क्या होगी, वो फैलेगी, एक्सपेंड करेगी और वो लेस डेंस हो जाएगी। सो एटमॉस्फेरिक डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो क्या कह रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और ह्यूमिडिटी के संग क्या होता है कि एयर प्रेशर डिक्रीज होता है जैसे जैसे ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है। तो मतलब एल्टीट्यूड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज करती है तो प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो आई होप आपको इसका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि इनके एप्लीकेशन हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक का। तो जैसे हम कोई ड्रिंक पी रहे हैं, ड्रिंक में स्ट्रॉ लगी रहती है ना, पाइप लगी रहती है, जब हम स्ट्रॉ से हवा खींचते हैं तो हमारी लंग्स में जाती है, जब वो लंग्स में जाती है तो स्ट्रॉ का प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से वो जो ड्रिंक होती है वो स्ट्रॉ में आ जाती है। या फिर एक एग्जांपल ये भी होता है एप्लीकेशन में कि जैसे हमने सिरिंज की लिया, सिरिंज में जब हम इंजेक्शन को फिल करते हैं तो क्या होता है, जब हम प्लंजर को ऊपर खींचते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है, सिरिंज में क्या होती है, प्रेशर फिलअप होता है। ये जो आपकी सिरिंज होती है, तो सिरिंज में क्या हो रहा है कि जब हमने यहाँ पे लिक्विड इंजेक्ट किया तो यहाँ पे क्या होती है, प्रेशर फील होता है, धीमे धीमे लिक्विड जो होती है वो अपराइज होने लगती है। तो इट मीन्स दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोर्सेस अ लिक्विड टू राइज अप इनटू द सिरिंज। की एटमॉस्फेरिक क्या करती है, हेल्प करती है फोर्सेस के थ्रू कि वो जो लिक्विड है वो सिरिंज में फिलअप हो जाए। तो इसे कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको इस्तेमाल किया जाता है एटमॉस्फेयर के प्रेशर को नापने के लिए, उसे हम कहते हैं बैरोमीटर। द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड बैरोमीटर। सो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और ये चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। एंड आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एंड स्टिल इफ यू गाइस आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, प्लीज मेक श्योर टू कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।